नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शीतकालीन सत्र के ठीक बीचों बीच एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। ये जो इंडी अलायंस बना था, वैसे तो लोकसभा चुनाव के समय ही कई राज्यों में ये पूरी तरीके से इरिलीवेंट हो गया था, अप्रासंगिक हो गया था और सीटों का तालमेल ना होने की वजह से सब अपनी डपली और अपना राग जो है वो बजाते और गाते दिखाई सुनाई पड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल में तो उसी समय खत्म हो गया था। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं था। ऐसे कई राज्य थे जहां पर, और जिन राज्यों में हो भी गया उनको लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस ने मनमानी की है और आखिरी समय तक भी पार्टियों को लटका करके रखा। सीटों का समझौता नहीं हो पाया, फैसला नहीं हो पाया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन दलों को। ये अब खुल करके उन दलों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये इंडी गठबंधन की बैठकें पटना के बाद बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली तक पहुंची, तब तक कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन पर कब्जा कर चुकी थी, अपना कब्जा कर चुकी थी। पटना तक नीतीश कुमार अगवा दिखाई दे रहे थे। बाद में बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते उनके खिलाफ ही पोस्टरबाजी हो गई सड़कों पर और वो फिर अलग थलग कर दिए गए। वो छोड़ करके चले भी गए, जयंत चौधरी भी छोड़ करके चले गए। उस पर फिर से आएंगे, लेकिन शनिवार को क्या राजनीतिक धमाका हुआ ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। तो समाजवादी पार्टी, जिसकी लोकसभा में 37 सीटें हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, जिनकी 8 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली है और जिसकी 29 सीटें हैं लोकसभा में, इसके अलावा उद्धव ठाकरे जिनकी 9 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी 3 सीटें हैं। इन्होंने सीपीआई भी, जिसकी 2 सीटें हैं, इनकी कुल मिलाकर के 88 सीटें होती हैं। और ये इंडी अलायंस ने क्या दावा किया था जब रिजल्ट आए थे कि साहब हमने 230 सीटें जीत ली हैं। अब अगर ये 88 सीटें इसमें से निकाल दें तो वो कहाँ खड़ी है। और जो मैंने हिसाब किताब लगाया है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब अगर इस गठबंधन से बाहर निकल करके ममता बनर्जी को अपना नेता चुन रहे हैं या चुनने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को एक तरीके से खुली खुली चुनौती देते हुए, तो फिर कांग्रेस के पल्ले में क्या बचता है या जरा ये भी जान लें। कांग्रेस की खुद की 99 सीट, डीएमके की 22 सीटें, फिर तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की 3 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इनके साथ रहती है 2 सीटें, सीपीआईएम की 2 सीटें और आरजेडी की 4 सीटें। इनकी संख्या बैठती है कुल 132 सीटें। इनमें 99 अकेले कांग्रेस की है और बाकी सब किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 4 है। केवल डीएमके की 22 सीटें हैं जो इनका आंकड़ा 132 सीटों तक लेकर के जाता है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये राहुल गांधी और इनकी बहन जी, ये तो संविधान की प्रति लहराते हुए हर जगह देखे जा रहे हैं, पार्लियामेंट के परिसर में भी। इसके अलावा अगर ये उत्तर प्रदेश के संभल जा रहे हैं
और पुलिस ने रोका है तो वहां भी पूरा जाम लगा हुआ है, और ये बस गाड़ी से निकल करके और संविधान की प्रतियां लहराना शुरू कर देते हैं। तो 3-4 चीजें इनके दिमाग में हैं, और वही सब ये सामने रख करके पूरी पार्लियामेंट को, पूरी भारतीय अपोजिशन की भारतीय राजनीति को बंधक बनाए हुए हैं। मनमानी पर उतारू हैं राहुल गांधी। अडानी, उनका राग अलापते रहते हैं। इसके अलावा संविधान, इसका राग अलापते रहते हैं। जीएसटी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जीएसटी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तब लाई थी गवर्नमेंट, और वो तो सफलतापूर्वक जो है काम भी कर रही है। विमुद्रीकरण, नोटबंदी का, नए नोट लाने, पुराने नोट बदलने का 2016 में हुआ था, लेकिन ये राग अलापना नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको लेकर के शनिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया, टीएमसी की तरफ से भी बयान आ गया। शुरुआत तो टीएमसी ने ही की है, शुरुआत तो ममता बनर्जी ने ही की है। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये अगर ठीक तरीके से इंडी अलायंस को नहीं चला पा रहे हैं तो मैं पश्चिम बंगाल से ही इसका नेतृत्व करने को तैयार हूं। इसके बाद तो राम गोपाल यादव का भी बयान आ गया, उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका भी बयान आ गया, फिर सीपीआई के डी राजा का बयान आ गया, इसके बाद संजय राउत का बयान आ गया, और उन्होंने कहा कि हम यानी उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब ममता बनर्जी के साथ हैं, और बहुत जल्दी हम कलकत्ता जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे, और अगर वो इंडी अलायंस का नेतृत्व करेंगी तो इससे मजबूती आएगी। वैसे याद करिए, एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, और इसी तरह एक दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। यानी अलायंस के भीतर रहते हुए ही अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस समय उनके दिमाग में चल क्या रहा था। और पर्दे के पीछे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी वगैरह के बीच में क्या चल रहा था, डिस्कशन क्या चल रहा था। राहुल गांधी की जो मनमानी है, उनकी बहन की जो मनमानी है, पार्लियामेंट को एक तरीके से बंधक बना देना, शुरू के 5-6 दिन तक केवल अडानी के एक फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसद भी और समाजवादी पार्टी के भी सांसद ये कह रहे थे कि और भी मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, पर पार्लियामेंट को इस तरीके से बंधक बनाना, हम इसके साथ नहीं हैं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका की किसी अदालत में कोई मामला दायर हुआ और उसको अडानी और इनके भतीजे से जोड़ करके जिस तरह फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, उसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया इनके इंडी अलायंस के भीतर। यहां तक कि शरद पवार और जो दूसरे इवन ममता बनर्जी, इन सब ने भी रिएक्ट किए थे। और बाद में जब सच्चाई सामने आ गई कि जो भी याचिका दाखिल की गई उसमें गौतम अडानी का तो नाम ही नहीं है, उनके भतीजे का सागर अडानी का तो नाम ही नहीं है, तो फिर यहाँ ये फेक नैरेटिव और फेक मुद्दे को लेकर के, गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अडानी की गिरफ्तारी की जाए और अडानी मोदी एक हैं, इस तरह के पोस्टर बड़े बड़े लहरा करके पार्लियामेंट के भीतर जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किए, उसको लेकर के काफी नाराजगी भीतर से इंडी अलायंस के घटक दलों में है।
अच्छा, ये नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है कि जब से नई लोकसभा का गठन हुआ है और जो पहला सेशन था जिसमें शपथ ग्रहण था और राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसमें राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एरोगेंसी थी, जो अहंकार था, और तीसरा लगातार लोकसभा चुनाव हारते हुए भी जीत का एक शोबाजी करना, शोशेबाजी करना, और जो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनकर के हिस्ट्री क्रिएट किए नरेंद्र मोदी, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, और सदन के भीतर, ठीक है आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन दूसरे दलों के सांसदों को भी लाठी लेकर के हाँकना, ये किसी को भी गवारा नहीं था, किसी को भी पसंद नहीं आया। और ये डोमिनेट करने लगे थे, जैसे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो जितने भी बाकी के मोदी विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनकी लीडरशिप भी जैसे इन्होंने एक तरीके से कब्जा ली थी। उनके सांसदों को भी डिक्टेट कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि आप जाइए वेल में और जाकर के हंगामे करिए। आपको ध्यान होगा जब पहला सत्र था उसमें अखिलेश यादव वगैरह, अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से चुनकर आए, जिनको इन्होंने अयोध्या का सांसद प्रतिपादित किया और बताया, वो भी राहुल गांधी के बगलगीर थे, उनके साथ ही बैठते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो नए सिरे से सीटों का आवंटन हुआ है, अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। अब वो दूसरी बेंचों पर बैठते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं बैठते हैं। और इन्होंने जब पार्लियामेंट नहीं चलने दी तो टीएमसी ने, समाजवादी पार्टी ने और दूसरे दलों ने जाकर के लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में कहा कि हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और उसके बाद से पार्लियामेंट चल रही है। और कांग्रेस फिर भी वो पोस्टर बैनर लेकर के, संविधान हाथ में लेकर के, भाई बहन और कुछ दूसरे दलों के लोग, ये अभी भी पार्लियामेंट के बाहर ही टहल रहे हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और ये एरोगेंसी और ये मनमानी तो तब है जब ये जम्मू कश्मीर में हार गए, 90 के सदन में केवल 6 एमएलए इनके जीते। ये हरियाणा का चुनाव बहुत बुरी तरह हारे, 90 के सदन में केवल 37 सीटें आई। ये महाराष्ट्र में बुरी तरह से मात खाए। झारखंड में भी अगर 16 सीटें आपकी आ रही हैं 81 में से, तो ये क्या परफॉर्मेंस है। और 3 बार का लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में हार जाना, इसके बावजूद एरोगेंसी दिखाना, अहंकार दिखाना और अपना एजेंडा विपक्षी दलों के ऊपर थोपना, इससे पता चलता है कि साहब कांग्रेस के ये नेता यानी राहुल गांधी जबरन अपनी मनमानी बाकी दलों पर, इंडी अलायंस के घटक दलों पर लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, और उनको भी संसद की तरह बंधक बनाना चाहते हैं। तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये कांग्रेस की ही कीमत पर अलग अलग राज्यों में पनपे हैं और उन्होंने अपना जनाधार कायम किया है। जो मैंने आपको नाम गिनाए थे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़ी है और वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई है। आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस किया था, शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार का, 15 साल की सरकार का अंत किया था। और पंजाब में भी पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चरणजीत चन्नी बने और फिर वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो इनकी तो वैसे भी दाल नहीं गलनी थी। पर जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई, राम गोपाल वर्मा की तरफ से, राम गोपाल यादव की तरफ से कही गई कि साहब हम तो इसलिए गठबंधन में थे
वरना हम राहुल गांधी का नेतृत्व तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए हम गठबंधन में थे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ये सारे यूनाइट होना शुरू हुए हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ, जब उन्होंने कहा कि अगर ये नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, नेतृत्व नहीं कर पा रहे मतलब जो बाकी के इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनसे ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से मुद्दों पर हमें आगे बढ़ना है और किनको हमें नेग्लेक्ट करना है। क्योंकि ममता बनर्जी का आपको ध्यान होगा कि अडानी को लेकर के उनकी नाराजगी सामने आई थी कि ये क्यों इस मुद्दे को लिंगर ऑन किए जा रहे हैं और अडानी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अडानी निजी खुंदक में या दूसरे मामलों को लेकर के राहुल गांधी की निजी खुंदक में बदल चुके हैं और एक मुद्दा बना करके वो उसे लिए घूम रहे हैं। तो ममता बनर्जी के बयान का संजय राउत द्वारा समर्थन करना और ये कहना कि हम कलकत्ता जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे और हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम में बैठ रहा था शरद पवार का भी बयान आ गया। शरद पवार ने भी ये कहा है कि ममता बनर्जी में नेतृत्व करने की क्षमता है। यानी ममता बनर्जी के साथ अब समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, शरद पवार की पार्टी भी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, अखिलेश यादव की पार्टी भी है और कम्युनिस्टों में सीपीआई भी है। अभी सीपीआई-एम का रुख सामने आना बाकी है, जेएमएम का रुख सामने आना बाकी है, डीएमके का, क्योंकि डीएमके के साथ ये तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार में है और जेएमएम के साथ ये झारखंड में साथ है और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का भी रुख सामने आना है। इनका रुख सामने आने के बाद मुझे लगता है कि स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। आरजेडी जो बिहार में लालू यादव की पार्टी अभी कांग्रेस के साथ है, उनका भी रुख सामने आना है कि वो किसके साथ हैं। पर एक बात तो तय हो गई है कि इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और कई दलों ने, सहयोगियों ने राहुल गांधी की मनमानी के खिलाफ बगावत कर दी है। मैंने एक दिन पहले ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर कार्तिक गौर से बातचीत की थी और जब हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये क्या राहुल गांधी पर कोई बड़ा संकट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अटैक किया है और ये भी कहा है कि ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं पश्चिमी ताकतों के साथ मिलकर के, भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के। तो जिस तरीके से अब इंडी अलायंस के भीतर ही इनके खिलाफ बगावत हो गई है, तो मुझे लगता है कि अभी दिसंबर चल रहा है, या तो दिसंबर के महीने के भीतर ही इंडी अलायंस टूट जाएगा, इनके खिलाफ बगावत हो जाएगी, नहीं तो नए साल में तो ये होना ही है और ममता बनर्जी इसको टेक ओवर करेगी, ये भी अब तय लग रहा है। यानी इंडी अलायंस को अब कांग्रेस से मुक्त करने की तैयारी चल रही है और जो संकेत हैं, जो संदेश हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरह संबित पात्रा ने उनको देशद्रोही करार दिया है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यही सवाल मैंने कार्तिक गौर से पूछा था, तो उनका जवाब क्या था, सुनते हैं। ये राहुल गांधी पर कोई आप बड़ा संकट देख रहे हैं क्या? क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको देशद्रोही कहा है। कुछ तो है इस समय गवर्नमेंट के पास में राहुल गांधी के खिलाफ, जो देशद्रोही जैसा तमगा उनको दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, संबित पात्रा ने बोला है और बहुत सीधे अटैक किया है। तो क्या आपकी क्या प्रोडक्शन कहती है? Rahul Gandhi is in for a deep trouble, very, very deep trouble. So around February, he is going to have a big problem.
post February next year. ये कार्तिक गौर का कहना था, लेकिन वो जब होगा तब होगा, और फरवरी भी अभी दूर नहीं है, वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो इनके खिलाफ, इनकी मनमानी के खिलाफ इंडी अलायंस में बगावत शुरू हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।